हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चंस जो कि एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो जो पेपर हुआ है एसएससी का 1 अक्टूबर 2024 को पहली शिफ्ट का, उसका जी के जीएस के कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे 25 के 25 क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2025 में 2025 में, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और भाई इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए भाई, मैंने सारे जो PYQ हैं डाल दिए हैं, आप सभी की क्लासेस देख सकते हैं। एसएससी CGL, CHSL, MTS जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 का, सबका सॉल्यूशन डाल दिया है। हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करते हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और देखिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए आप। कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं हम PYQ का। और एसएससी रिपीट बहुत ज़्यादा करती है क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, देखो। अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट सिक्योर्स एट लीस्ट of the total votes in the general election to the Lok Sabha or Legislative Assembly in 4 or more states in addition to winning 4 Lok Sabha seats is called a national party। तो इन्होंने पूछा है नेशनल पार्टी कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटों को जीतने के अलावा 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में कुल वोटों का कम से कम कितने प्रतिशत हासिल कर सकती है, जिससे उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, नेशनल पार्टी कहा जाता है। तो उसे कितने परसेंट वोटों की आवश्यकता होगी टोटल वोट्स में से, तो वो है 6%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, हम क्राइटेरिया देख लेते हैं नेशनल पार्टी के लिए क्या है, और अगर हमें स्टेट पार्टी का आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में तो उसका भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने दे रखा है सॉल्यूशन, देखो। अब पॉलिटिक इसमें दोनों दे रखे हैं, ये जो है ये क्राइटेरिया जो है नेशनल पार्टी के लिए है और ये स्टेट पार्टी के लिए है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो हम यहीं पे याद करेंगे। देखो, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड इफ it is satisfy any or below condition a national party if, देखो, it is recognized in 4 or more state as a state party। अगर 4 स्टेट या 4 से अधिक स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, रिकॉग्नाइज है, तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इफ़ इट्स कैंडिडेट पोल्ड एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 or more स्टेट इन लास्ट लोकसभा और या फिर असेंबली इलेक्शंस में, एंड हैज़ एट लीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। तो ये कंडीशन है। इफ़ इट हैज़ वॉन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। तो ये कंडीशन है जो कि एक नेशनल पार्टी के लिए चाहिए। ठीक है, तभी वो नेशनल पार्टी बन सकती है, जब इन कंडीशंस को वो फुलफ़िल करेगी। और अगर स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखो। एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA। देखिए, लास्ट इलेक्शन में 6%, कम से कम 6% वोट शेयर होना चाहिए असेंबली इलेक्शंस में, और या फिर 2 MLA हों उसके। दूसरा देखिए, हैव 6% वोट शेयर इन लोकसभा, लास्ट लोकसभा जो पिछले लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, फ्रॉम दी स्टेट से, एंड एट लीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, या फिर उनका एक MP हो उस स्टेट से। ठीक है, तो 6% वोट शेयर हो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उस स्टेट से, एंड कम से कम एक MP फ्रॉम दैट स्टेट, उस स्टेट से एक MP हो। ठीक है, और थर्ड देख लेते हैं, देखो। एट लीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जितनी सीट्स हैं उनका 3% हो, और या फिर 3 सीट्स विच एवर इज़ मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। तो ये आपको ध्यान रखनी है कंडीशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। एट लीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स, या फिर एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा।
तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, हैव एट लीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं लास्ट, उसमें कम से कम 8% जितने भी टोटल वैलिड वोट्स हैं उनका लिया हो, या फिर और लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम द स्टेट, या फिर लोकसभा जो इलेक्शन हुए हैं उनमें। ठीक है। और देखिए, अगर एक पार्टी, इफ़ अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, इट इज़ एंटाइटल्ड फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट फॉर इट्स रिजर्व सिंबल। अगर वो स्टेट पार्टी बन जाती है, रिकॉग्नाइज हो जाता है स्टेट पार्टी की तरह कोई पार्टी, तो उसे देखो रिजर्व सिंबल मिलता है। ठीक है, स्टेट के हर एक कैंडिडेट को तो सेम ही सिंबल मिलेगा। अगर वो स्टेट पार्टी है तो उस स्टेट में उस पार्टी के कैंडिडेट को, तो इट्स रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट्स इन द स्टेट इन विच इट इज़ सो रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है, इफ़ ए पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, तो इट इज़ एंटाइटल्ड फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट फॉर इट्स रिजर्व्ड सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया। तो पूरे इंडिया में उसको वही सिंबल मिल जाएगा जो उसके कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, मोटी मोटी ध्यान रख लें। ये स्टेट की हैं, ये नेशनल पार्टी के लिए हैं, और ये स्टेट पार्टी के लिए हैं। और क्या बेनिफिट मिलते हैं वो ये हैं, स्टेट जो स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसे स्टेट में सिंबल मिल जाता है, एक एक्सक्लूसिव सिंबल जो होता है, रिजर्व सिंबल। और अगर नेशनल पार्टी है तो उसे पूरे थ्रू ऑल आउट इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, तो उसे एक सिंबल मिल जाता है अगर वो नेशनल पार्टी है तो उसके सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ होती हैं उन्हें 40 जो वो स्टार जो कैंपेनर्स होते हैं वो मिलते हैं, और जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उन्हें मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं इलेक्शन के दौरान। और जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं उनके लिए एक ही प्रपोजर चाहिए जब वो नॉमिनेशन करता है उसका कैंडिडेट। ठीक है, और इनको काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे दूरदर्शन पे इलेक्शन के टाइम पे, या जो और चैनल्स हैं उन पे अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। मेन तो यही है, एग्ज़ाम में अगर ये पूछा है तो अगली बार स्टेट का पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है स्टेट वाला। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस हैं 4, ये आपको ध्यान रखनी है 5। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। अब इलेक्शंस हुए हैं अभी तो 1 साल 2 साल 1 साल तक तो ये बिल्कुल करंट में ही रहेगा टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच म्यूजिकल डियो इज़ पार्ट ऑफ द ख्याल सिंगिंग लीनियज ऑफ द बनारस घराना। तो कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन वंश का हिस्सा है? तो ये है राजन और साजन मिश्रा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये बनारस घराना से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब तो ये पूछ लिया ख्याल सिंगिंग, लेकिन नेक्स्ट में पूछ सकता है बनारस घराना से एसोसिएटेड। तो राजन साजन मिश्रा ख्याल सिंगिंग से और बनारस घराना से एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी IUPAC नेम ऑफ CH3, CH3, CH2, 18 और CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या है? तो इसका जो IUPAC नेम है, देखो ये ऐसे है, और 18CH3। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? तो वो है आइकोसेन, ये वाला। तो इसके जो IUPAC नेम है ना, तो देखो वो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं ना उसी के हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट जितने कार्बन होते हैं, है ना, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ऐसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन, हेप्टेन, ऐसे हेक्सेन, ऐसे इस तरह से निकाल लेते हैं हम इनका नाम, जो IUPAC नेम होता है। तो अब हम दूसरों के भी देख लेते हैं, इनके क्या हैं जो फार्मूला है। तो डोडाकेन के केमिकल फॉर्म जो फार्मूला है वो है CH3, CH2, 10, CH3। ठीक है, याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे किसी में आने वाले एग्जाम में। और डिकेन का देख लो, ये है CH3, CH2, ब्रैकेट बंद, 8CH3, ध्यान रखना है। और अब देखो ये ट्राइको कॉन्टेन का, इसका फॉर्मूला है देखो CH3, CH2, 28CH। ठीक है, ऐसे है ये CH3 और CH2, 28CH। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। IUPAC नेम पूछ लेगा तो ये इसका IUPAC नेम है।
और ये इस वाले का जो IUPAC नेम है वो ये है, और इस वाले का ये वाला है IUPAC नेम। आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूछ सकता है IUPAC नेम। कई शिफ्टों में पूछा भी गया है, CGL में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सलामियंडर एंड हाउस वॉल लिजार्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनके आवास से अलग समंदर और घर दीवार छिपकली के बीच का अंतर का आधार हो सकता है? देखिए उनके जो हैबिटेट है उससे अलग इसका जो है सलामेंडर है, ये समंदर नहीं है, सलामेंडर। और घर की दीवार पे जो छिपकली होती है उनके बीच में क्या अंतर है उनके हैबिटेट के अलावा? तो देखिए जो सलामेंडर है वो तो एम्फीबियन है, एम्फीबियन मतलब लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। और ये जो लिजार्ड है ये भाई वाल पे ही रहती है ना, घरों की वाल पे देखा होगा। अब इनके हैबिटेट तो अलग अलग है, लेकिन उसके अलावा और इनमें क्या डिफरेंस है? तो जो इनमें डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? तो वो स्केल्स और द स्किन, स्किन पे जो स्केल्स होती हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्किन पे डिफरेंस होता है इसमें कुछ, जो स्लामेंडर होता है ना ऐसे वाइट 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 कुछ होता है इनकी वो जो स्किन होती है ब्लैक के अलावा। ठीक है, और जो ये जो हाउस वाल जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, छिपकली बोलते हैं लिजार्ड को, तो ये एक ही कलर में होती है। ठीक है, कुछ येलो इस कलर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्किन जो स्केल्स है स्किन का उसमें डिफरेंस होता है। और हैबिटेट इसका अलग है, ये एम्फीबियन है, लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है स्लामेंडर। और जो हाउस लिजार्ड है ये अक्सर आपने वॉल्स पे ही देखी होगी, चिपकली जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा? नोट पे ध्यान देना है SSC वालों, अलर्ट हो जाना है तुरंत नोट को देखते ही, ऑप्शन पे जाने से पहले। ठीक है, तो कौन सी नॉवल है जो अरविंद अडिगा ने नहीं लिखी है? तो ये है द इंग्लिश टीचर, ये इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी लास्ट मैन इन टावर और द वाइट टाइगर ये भी इन्होंने लिखी है। सिलेक्शन डे ये भी इन्होंने लिखी, तीनों याद रखनी है आपको। पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम्स में, तो ये तीनों इन्होंने लिखी हैं अरविंद अडिगा ने। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको तीनों में से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नहीं पूछी, अगले में पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन सी है। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश टीचर है ये किसने लिखी है? तो ये जो नोवेल है ये लिखी है R.K. नारायण ने। तो ये ध्यान रखनी है आपको, R.K. नारायण द्वारा लिखी है द इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेडियम डिड इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज टी शर्ट? इस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने उतार कर अपनी टी शर्ट, नहीं नहीं रुको, किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी? ऐसे है ये, हिंदी में थोड़ी देखो इन्होंने मिस्टेक मिस्टेक कर दिया। ठीक है, टाइपिंग वाले से मैं बोलता हूँ थोड़ा सा हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स, तो आपको बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आना ज़रूरी है भाई, कंपलसरी है, इतना तो आनी भी चाहिए, बेसिक इंग्लिश है बिल्कुल ये। ठीक है, तो किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी थी? तो ये है लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। 2000 में मैच चल रहा था, 2002 के आसपास तब उतारी थी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था तब। ठीक है, तो ये स्टेडियम था लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टिकटो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आप इसे याद रखें, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। PM स्वनिधि स्कीम 2020 इज़ रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो PM जो स्वनिधि योजना है 2020 में जो आई थी, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो ये है हाउस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इसका जो फुल फॉर्म है जो है प्राइम मिनिस्टर PM प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, याद रखनी है आपको।
स्कीम जो लॉन्च करी गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करी थी। कब लॉन्च करी तो 1 जून 2020 में। जून 2020 आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कब लॉन्च करी गई थी। तो 2020 में लॉन्च करी गई थी जून में। और इस स्कीम का जो एम है वो क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, देखो उन्हें बिजनेस करने के लिए क्या करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मोस्टली ये कोविड के टाइम में ही आई थी ये जो स्कीम आई थी, ठीक है। और कोलेटरल फ्री जो लोन्स हैं, वर्किंग कैपिटल है वो प्रोवाइड करना उनके लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और कोलेटरल फ्री जो लोन्स दिया जाएगा उन्हें कोलेटरल फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और इस स्कीम में क्या है, ऑफर करेगा इंसेंटिव्स टू एनकरेज रेगुलर रीपेमेंट एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। तो इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इस वाली स्कीम में। और जो स्कीम में देखिए, प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल, जो लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा वो 10,000 का प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल के टेन्योर के लिए। फिर अगर सही रहता है उसका सब कुछ तो वो टाइम पे रीपेमेंट कर देता है तो एनहांस करके इस लोन को 20,000 किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और 50,000 तक भी लोन दिया जा सकता है। सेकेंड टाइम में 20,000 तक और थर्ड टाइम में 50,000 तक किया जा सकता है, तो अगर रीपेमेंट उनका सही रहा तो। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, है ना, जिनका डेली का रोजगार है, उनके लिए प्रोवाइड करी जाएगी ये फाइनेंशियल हेल्प। और देखिए, हेल्प स्ट्रीट वेंडर्स बिकम सेल्फ रिलायंट और बूस्ट द स्ट्रीट वेंडिंग सेक्टर इन इंडिया। तो उसे बूस्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई है जो स्ट्रीट वेंडिंग सेक्टर है इंडिया में, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरा, मिनिस्ट्री कौन सी है पूछ लिया है मिनिस्ट्री। नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं कि कब लॉन्च हुई थी, तो 2020 जून में। और सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी और कोलेट्रल फ्री लोन्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश ताज के नाम पर शासित हुआ। तो ये कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स थी वो छीन के किसके हाथ में दे दिया, तो ब्रिटिश क्राउन है उनके हाथों में आ गई। तो ये एक्ट है 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये एक्ट लाया था। इस एक्ट में ट्रांस अथॉरिटी है वो ट्रांसफर करी गई थी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था। उसको असिस्ट करते हैं 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो इस एक्टर जनरल था इंडिया का, वो वॉज अपॉइंटेड एज वायसराय, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी अब वो उसे चेंज करके वायसराय कर दिया गया। और जो पहले जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कनिंगम पहले वायसराय बने थे, ठीक है। और इसमें क्या किया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आसपास आया था, 1784 में। तो उसमें दो बॉडीज़ क्रिएट करी गई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको अबॉलिश कर दिया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या था, तो कॉमर्शियल फंक्शंस देखता था ये, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल फंक्शंस देखता था कंपनी के, ठीक है। और देखिए, जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है यहाँ पे चेंज करी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई थी। और जो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 90 ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसमें डायरकी ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट आए थे प्रोविंसेस में। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो हॉर्नबिल उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर है नागालैंड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, दूसरे स्टेट्स के भी देख लेते हैं हम कुछ फेमस जो फेस्टिवल्स हैं जो कि पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो सिक्किम का है सागा दवा, लुजोंग और फांग लाबसोल और जोरथांग मेघे मेला, जोरथांग मेघ मेला और
साकेवा। ये है सिक्किम के, आपको ध्यान रखना है सिक्किम के। अब जो नेक्स्ट है वो देख लो, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है? खर्ची पूजा, गरिया पूजा और पूस संस्कृति मेला। गोवा का क्या है? फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर फ्रांसिस सेंट फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो ये गोवा का याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है आपसे, और ये खर्ची पूजा और गरिया पूजा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 10। एट दी संसद रत्न अवार्ड्स 2023, एट दी संसद रत्न अवार्ड्स 2023, हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग रिसीव्ड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो किसे मिला था? तो ये मिला था PK रंगराजन को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अब थोड़ा सा देखो, संसद रत्न अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जो संसद रत्न अवार्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट कब करे गए थे? 2010 में, इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ अवार्ड फंक्शन इन चेन्नई। और ये 14th एडिशन था जो संसद रत्न अवार्ड्स का 2024 में, जो 17 फरवरी 2024 को हुआ था, याद रखना है आपको। महाराष्ट्र सदन इन न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो सेरेमनी थी, एम टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द एक्सेप्शनल पार्लियामेंटेरियंस। जो पार्लियामेंटेरियंस का वर्क है, एक्सेप्शनल पार्लियामेंटेरियंस हैं या कमेटीज़ हैं, उनके लिए ये अवार्ड मिलता है। और 17 लोकसभा जो थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना अच्छा काम किया, एक्सेप्शनल वर्क किया, ठीक है, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज, ऑनर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 12 इंडिविजुअल इस बार का जो 2024 का मिला है, वो 12 इंडिविजुअल 12 इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस को मिला है, एंड 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को मिला है। तो प्रेस्टिजियस संसद रत्न अवार्ड दिस ईयर। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 जो इंडिविजुअल्स हैं, पार्लियामेंटेरियन जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें मिला है, और 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को मिला है। और कब हुआ था ये? 2024 वाला 14th एडिशन था। और इसमें काम देखा गया है 17th लोकसभा का, और जो अब चल रही है वो 18th लोकसभा है 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन वाज नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल विच इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू द नेशनल जुडिशियल कमीशन इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, जो राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो ये जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल है, तो ये कब आया था? जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ये दिसंबर में किया गया था, दिसंबर 2022 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डेट भी पूछने लग गया है, जो कोई इम्पोर्टेंट बिल है तो उसका डेट ज़रूर पूछ रहा है अब। कई SSC के जो CGL का पेपर हुआ है, उसमें भी कई जो बिल हैं उनकी डेट पूछी है, एक्ट की डेट पूछी है। तो आपको थोड़ा सा डेट पे ध्यान रखना है, डेट एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं रखनी है, बट ईयर थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, मंथ और ईयर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द मुगल एम्परर बाबर वाज अ डिवोटी ऑफ द सूफी सिलसिला। तो मुगल सम्राट बाबर किस सूफी सिलसिला से एसोसिएटेड थे, डिवोटी थे किसके? तो ये है नक्शबंदी सिलसिला, तो इससे एसोसिएटेड थे मुगल एम्परर जो बाबर था वो। अब देख लेते हैं हम दूसरे जो सिलसिलाज हैं। तो जो सुहारवर्दी सिलसिला है वो सूफ़ी ऑर्डर है, ओरिजिनेट इन सुहारवदा ईरान में, सुहरवाद ईरान में। और ये इट्स नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। दी ऑर्डर वाज फाउंडेड, किसने फाउंड किया था ये या इतना इम्पोर्टेंट है आपको। जो ये सुहारवर्दी सिलसिला है, तो ये शहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और बगदाद में। और इसके अलावा देखिए इंडिया में किसने, जो इनके डिसाइपल थे वो थे बहाउद्दीन जकरिया।
तो इंडिया में एसोसिएटेड हैं किससे? सोहारवर्दी सिलसिला से। तो कौन है? बहाउद्दीन जकरिया। ये आपको याद रखना है। इनके शिष्य थे ये शिहाबुद्दीन सोहारवर्दी के। और जो कादरी सिलसिला है, देखिए ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो शेख अब्दुल कादिर गिलान ने। तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ये शेख अब्दुल कादिर गिलान। तो इसके फाउंडर थे ये। एक मिनट, आई थिंक ये फाउंडर थे कादरी सिलसिला, जो इंट्रोड्यूस किया था बाई शेख अब्दुल कादिर गिलान। तो ये इनके फाउंडर थे कादरी सिलसिला के। और चिश्ती सिलसिला को इंडिया में जो लाए थे वो कौन थे? तो वो थे अजमेर शरीफ दरगाह का नाम सुना होगा आपने, अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, वो चिश्ती सिलसिला को इंडिया में लाए थे। उसके अलावा देखो जो यहाँ पे है दिल्ली में, दिल्ली में है एक, किसकी है वो, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, दिल्ली में। और चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली ये भी चिश्ती सिलसिला से एसोसिएटेड हैं। और सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, हाँ याद आ गया। देखो निजामुद्दीन औलिया, कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग से ना स्लिप हो जाती हैं एट ए टाइम। तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली में, वो भी चिश्ती सिलसिला से ही एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज ऑफ गोवा इज परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द मराठा वॉरियर्स ओवर द पोर्तुगीज? तो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य करते हैं? तो वो है गोदे मोदिनी। गोदे मोदिनी एक डांस है जो गोवा के लोग करते हैं। तो ये मराठाओं की जीत हुई थी किस पे? पोर्तुगीज़ पर फतेह करी थी मराठाओं ने, तब उसके उपलक्ष्य में ये जो डांस है वो किया जाता है। तो गोदे मोदिनी। ये बाकी भी 3 डांस हैं जो कि गोवा में होते हैं, याद रखने हैं आपको, एग्जाम्स में पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कथक डांसर रिसीव दी पद्मश्री 2022? तो कथक डांसर हैं, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकी को 2022 नर्तकियों में से 2022 का जो पद्मश्री मिला है, किसको मिला है? वो मिला है किसको? कामलिनी एंड नलिनी अस्थाना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए पद्मा अवार्ड्स हैं, जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ये एक मिल, देखिए सबसे जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है इंडिया का, सिविलियन अवार्ड है, वो है भारत रत्न। उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, फिर उसके बाद है पद्म श्री। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, सीजीएल के किसी शिफ्ट में पूछी गई थी ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, देन पद्म श्री है। और 2024 में पद्म जो विभूषण है वो 5 लोगों को मिला है, और भारत रत्न भी 5 लोगों को मिला है, और पद्म जो भूषण है वो 17 लोगों को मिला है, और पद्म श्री 110 लोगों को मिला है। टोटल 132 है। भारत रत्न जो है वो अलग 5 हैं। वैसे 3 लोगों को दिया जाता है ये साल में, बट इस बार एक्सेप्शन है, 5 लोगों को दिया गया है। और उन 5 लोगों में से देखो, एक तो चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव हैं, और अडवाणी जी हैं, एल के अडवाणी। ठीक है, और एक एम एस स्वामीनाथन जी हैं, और एक कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, उनके नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने 3 लोगों के नाम बताने हैं। एक तो चिरंजीवी हैं, देखो वो मैंने बता दिया आपको, और एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, वेंकैया नायडू। ठीक है, और एक है बिंदेश्वर पाठक जी। अब 2 बच गए, वो 2 आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताने हैं मुझे। देखता हूँ आपने कितने पढ़े हैं जो अवार्ड्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सभी में, पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण से एसोसिएटेड जो अवार्ड से क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहा है एसएससी में। तो आपको बताना है मुझे उन 2 पर्सनालिटीज़ के बारे में जो मैंने छोड़ दी हैं पद्म विभूषण की, बाकी मैंने आपको बता दी हैं।
तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपना पार्टिसिपेशन रखिए भाई, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आप जितना इस सीरीज़ को देखेंगे आपके जो PYQ का रिवीजन है वो परफेक्ट हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। द बीदर फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज़ इरेगुलरली इन शेप। तो जो बीदर फोर्ट है कर्नाटका का, वो किस शेप में बना हुआ है? कर्नाटका का बीदर किला अनियमित रूप से आकार में है, तो कैसे आकार में है वो? रोम्बस आकार में है वो, रोम्बॉइड। तो रोम्बस आकार में है वो, इरेगुलरली बना हुआ है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बनवाया किसने था। द हिस्ट्री ऑफ बीदर, बीदर वाज, देखो, कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम की कैपिटल थी 14th सेंचुरी में। और दिस फोर्ट वाज बिल्ड बाई अहमद शाह वाली, बहमन ने बनवाया था ये जो फोर्ट है, ध्यान रखना है आपको। द फोर्ट वाज रिनोवेटेड 15th सेंचुरी में, से रिनोवेट किया किसने? सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने। एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कालाबुर्गी, गुलबर्गा जिसे बोलते हैं, तो बीदर शिफ्ट करी थी इसने गुलबर्गा से। और ये इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर से मिक्स है, और 7 मेन एंट्रेंस हैं इस पर। तो ध्यान रखना है आपको बीदर फोर्ट के बारे में, किसने बनवाया था, रिनोवेट किसने करवाया, और कहाँ पे है ये, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। A coastal area was flooded with sea water and resulted in heavy salt deposit in the nearby area. After a few days, it was observed that many plants died. Based on these statements, which of the following is the most probable cause of the plant deaths? तो ये कुछ स्टेटमेंट है, तो इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। तो एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया और इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि पौधे मर गए। इन कथनों में के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का सबसे संभावित कारण है? तो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट देखते हैं, प्लांट डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन फ्रॉम सी वाटर बोन जर्म्स, नहीं, गलत है ये। प्लांट डाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट तो आती है भाई, सनलाइट ऐसा तो नहीं है सनलाइट एब्सेंस हो जाएगी, तो ये भी गलत है। अब डी देख लेते हैं, प्लांट डाइड बिकॉज दे वर ईटन बाय सी ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होगा जब आप इंट्यूशन आपकी देखो बता देगी कि ये सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी ये चीज़। तो प्लांट डाइड ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस इन द प्लांट सेल, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तो ये होता है, देखो, प्लाज्मोलाइसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ प्लांट सेल लूजेज वाटर। जो प्लांट सेल है वाटर को लूज कर देती है एंड और वो श्रिंक हो जाती है, उसके कारण साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो सेल वॉल से दूर चली जाती है जो उसकी साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा, तो उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है और जो वाटर का लॉस होता है तभी तो प्लांट डाइड हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यही अप्रोप्रिएट आंसर है, और सब में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं आपको ये वाले ऑप्शंस, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगी कि कौन सी सही स्टेटमेंट है कौन सी रॉन्ग है, धीरे धीरे आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटियोरोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुभव किए जाने वाला मौसम नहीं है? तो भारत में कौन सा मौसम नहीं होता? साउथ वेस्ट मानसून जो है ये, और नो हॉट वेदर सीजन ये भी होता है, हॉट वेदर सीजन, और द कोल्ड वेदर सीजन ये भी होता है। इक्वेटोरियल सीजन नहीं होता इंडिया में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है ना, ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ती है ना इंडिया, ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास करती है। तो आपको उनका नाम बताना है मुझे, चलो एक दो के मैं बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, दो रह गए, वो दोनों के नाम आपको मुझे बताने हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के हैं वो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए उनके नाम।
देखता हूँ आपको पता है नहीं पता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो इक्वेटोरियल सीजन नहीं होता है इंडिया में, ट्रॉपिकल सीजन्स हैं। ठीक है, ट्रॉपिक्स पास होता है इंडिया से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बावड़ी आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर, तो बावड़ी पारंपरिक रूप से इसके लिए उपयोग की जाती हैं। तो देखो, बावड़ी जो होती हैं वो आपने सुनी भी होगी, गाँवों में कई बार देखी भी होगी, और आई थिंक मैंने भी देखी है, हमारे गांव में थी एक बावड़ी। तो बावड़ी का काम क्या था? तो ये स्टोरिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को स्टोर करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, है ना। तो ये जो बावड़ीज होती हैं वैसे मोस्टली कॉमनली राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती हैं ये, है ना। डीप वेल होता है और सीढ़ियाँ बनी होती हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे जा सकते हैं ये स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए, और रिचार्ज करने के लिए, जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है बावड़ीज का। ये टर्म का नाम है, बस अगर आपको थोड़ा सा पता है ना बावड़ी क्या होती है तो आप तुरंत समझ जाएंगे और ऑप्शन को क्लिक कर देंगे सही। तो ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द इंडियन मैच रेफरी इन द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट। तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 जो टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो कौन थे भाई ये? तो ये थे जवागल श्रीनाथ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई। तो जवागल श्रीनाथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार, इतना फैक्चुअल पूछ रहा है एसएससी। तो मतलब अगर आपके एक दो क्वेश्चन छूट भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, सब चीज़ें याद रखने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें नहीं होंगी। लिमिटेड पढ़ोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, वीडियो को 2.2x की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे देख लें, एक से दो बार देख लें, इतना मोर देन इनफ है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें ना याद नहीं रहती, ऑप्शन ऐसे आते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जो हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं एक दो बार, तो वो हमें ना इंट्यूशन हमारी बता देती है कि ये क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा। और जब बिल्कुल नहीं पढ़ी होती तो उसमें फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे चांस होने के, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब देखेंगे पीवाईक्यू को तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीट मिलेंगी एग्जाम में, और एसएससी तो इतना रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस को, भाई पूछो मत उसका तो। ठीक है, तो वहीं पे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि बच्चे पीवाईक्यू देखते ही नहीं है, सिलेबस देखते ही नहीं है, बस पढ़ने पे लग जाते हैं। अरे भाई, जीएस का सिलेबस ही इतना है, कहाँ तक पढ़ोगे? आपको पैटर्न तो तभी पता चलेगा ना जब आप सिलेबस को देखोगे। अब सिलेबस देखा नहीं है, पीवाईक्यू देखे नहीं है ना, कुछ एक दो पीवाईक्यू देख लिए तो उससे कुछ नहीं होगा। 36 शिफ्ट में आया है जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है ना। और जो ये एसएससी एमटीएस का जो मैं करा रहा हूँ, एमटीएस का, ये 66 शिफ्ट में हुआ है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे, इन्हीं को रिपीट करेगा इधर से उधर। बस करंट अफेयर्स में थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बाकी कितने आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा बस, बाकी तो सारी स्टेटिक जीके रहेगी, जो आपने पढ़ी है वो थोड़ी ना चेंज होगी। इतना बस आपको, अगर आपने रिवाइज कर लिया ये पीवाईक्यू, और मैं सारे एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो जो समझाने की चीज़ें वो मैं समझा रहा हूँ, जो फैक्चुअल है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब जब 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद रहेंगी। अपनी ट्रिक्स बनाएं थोड़ी बहुत याद करने के लिए। जब तक आप निमोनिक्स नहीं बनाएंगे, ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, तो वो आपको देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द एज ऑफ। तो भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वर्ष की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितने वर्ष की आयु से भारतीय जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उन पर लागू होती है? तो ये 18 ईयर्स है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहले 21 ईयर्स थी, उसके बाद 18 कर दिया, और 18 कब किया? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा जो वोटिंग राइट है, वोटिंग जो राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखना है ये तो दोनों चीज़ें। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में, और 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, और ये सिटीजन को ये अधिकार होता है वोट डालने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।
क्वेश्चन नंबर 21, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेसिफर्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। तो निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मणी लिपि को जो है डिक्रिप्ट किया था, डेसिफर्ड किया था। तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे हुए मौर्यन के जो अशोका के जो लिखे हुए वो थे इंस्क्रिप्शंस, उनको डेसिफर्ड किया है। तो ये कब किया था? 1837 में। ध्यान रखना है आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जो द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज डेसिफर्ड इन 1837, जेम्स प्रिंसप इंग्लिश आइडोलॉजिस्ट थे और इंडोलॉजिस्ट थे, इंग्लिश इंडोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे और फिलोलॉजिस्ट थे। प्रिंसिप वाज एन ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वर्कड विद अलेक्जेंडर कुनिंगम टू डेसिफर द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो अलेक्जेंडर कुनिंगम के साथ इन्होंने काम किया ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड करने के लिए। और कब करी गई थी, इतना इंपॉर्टेंट है, कब करी गई थी बस, और किसने करी थी। तो और अशोका की जो स्क्रिप्ट है वो किसने डेसिफर्ड करी थी, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जेम्स जेम्स प्रिंसिप, और कब? 1837 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन जनरल डेफिसिट इज कंसीडर्ड एज अ कंसेप्ट। तो सामान्य तौर पर घाटे को एक अवधारणा के रूप में माना जाता है। तो देखिए, डेफिसिट कब होता है? तो डेफिसिट में सरप्लस तो होती नहीं है, सरप्लस तो मतलब इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक भी नहीं होता, मार्जिन भी नहीं होता, मार्जिन थोड़ा सा जो रहता है, मार्जिन भी नहीं है। तो फ्लो होगा इसका, शॉर्ट फॉल भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉल या फिर फ्लो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डेफिसिट यही है जब घाटा हो जाता है, ठीक है, तो वो डेफिसिट है। सरप्लस जब हमारे पास और ज़्यादा हो जाती है वैल्यू। स्टॉक जो स्टॉक होता है। तो फ्लो इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, हमेशा हार्ड ही नहीं पूछता है, एसएससी इजी भी पूछता है, जिन्हें आप एक ही गो में कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज अपॉइंटेड एज वायसराय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल इन फेब 1947 में। तो फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड वेवल के बाद कौन आए थे? तो माउंट बेटन आए थे 1947 48 तक। ठीक है, ये वायसराय रहे थे। माउंट बेटन प्लान 3 जून को आया था, माउंट बेटन प्लान। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इससे पहले जो थे लॉर्ड वेवल थे, जो कि 44 से और 47 तक रहे थे, 1947 तक। ठीक है, और लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे? तो ये थे 26 से 31 तक, 1926 से 1931 तक। तो सेकेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम में हुई थी, और जो गांधी इरविन पैक्ट है इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है ना, साल्ट सत्याग्रह जो हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुआ था। और फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और गांधी और इरविन पैक्ट जो हुआ था इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आए थे लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन कब से कब तक थे? 31 से 36 तक। तो इनके टाइम में क्या हुई थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और क्या हुआ था? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही हुई थी, और पूना पैक्ट आया था इन्हीं के टाइम पे। और इसके अलावा जो लिनलिथ गो रहे हैं, तो ये रहे हैं 36 से 44 तक। ये आपको ध्यान रखना है। इनके टाइम पे क्या हुआ था? लिनलिथ गो के टाइम पे जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, तो ये कब आया था? 1942 में। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थोड़े गवर्नर्स की क्रोनोलॉजी याद रखें, कई बार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो लॉर्ड माउंट बेटन को पहले तो ये वॉइस राय थे, फिर इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स इज कंसिडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन और वर्किंग एज इन इंडिया। तो निम्नलिखित आयु समूहों में से किसे भारत की कामकाजी जनसंख्या या कामकाजी उम्र माना जाता है? तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है किस एज ग्रुप में आती है? तो वो आती है 15 to 59 ईयर्स। तो ये वर्किंग एज, वर्किंग जो पॉपुलेशन है
इसका एज ग्रुप 15 टू 59 है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसी भी पर्सन की, तो वो 15 से लेकर 59 ईयर्स तक होती है। ठीक है, और बस इतना ही याद रखना है आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, वर्किंग जो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी है। तो ब्रॉड गेज की पूछ रहा है ये, तो कितनी है, उनके बीच का जो ऐसे दो पटरियाँ होती हैं, है ना, रेलवे ट्रैक होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 1.6 मीटर होता है ब्रॉड गेज में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1.676 होता है ये एग्जैक्ट मीटर में। ठीक है, और 1600 ऐसे ही 76 मीटर ऐसे होता है ये mm। तो 1.676 मीटर होता है जो ब्रॉड गेज की जो डिस्टेंस होता है पटरियों के बीच में, रेलवे ट्रैक होता है उसके जो इंटरनल डिस्टेंस होता है उनके बीच का। ठीक है, 1.676 मीटर एग्जैक्टली तो ये है, बट 1.6 मीटर भी आ सकता है, तो इसे ही करेक्ट करना है। अब देख लेते हैं दूसरा, जो स्टैंडर्ड गेज है उसमें 1.435 मीटर होता है उसके बीच का डिस्टेंस, ये याद रखना है आपको। और मीटर गेज के अंदर 1000 mm मतलब कि 1 मीटर होता है। और नैरो गेज, ये है नैरो गेज। नैरो गेज, तो नैरो गेज के अंदर दो होते हैं, एक तो 762 mm होता है और एक 610। तो एक 662 mm और एक एंड 610 mm। तो ये नैरो गेज का है। ये तीनों डिस्टेंस याद रखने हैं, पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और अभी भी आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये हमारे 25, देखो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। कब, 1 अक्टूबर 2024 को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जो PYQ है। ठीक है, और आपको क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। देखो, आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है। देने को तो मैं और भी बहुत सारी नॉलेज दे दूँ आपको, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है ना। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है और हमें उतना ही उसी हिसाब से पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट और भी हैं पढ़ने के लिए। तो जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम आपसे। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।